हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यदि आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं या आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज की जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे डेली इस तरह की वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है पहले नंबर की वीडियो होने वाली है, अर्थात पार्ट 1 आपकी होने वाली है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको डेली इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक 3 फेजी प्रेरण मोटर हमेशा, तो दोस्तों एक 3 फेजी जो प्रेरण मोटर होता है ये हमेशा पश्चगामी शक्ति गुणांक पर कार्य करती है। क्यों? क्योंकि इसके रोटर व स्टेटर वाइंडिंग में इस्तेमाल किए जाने वाला जो चालक होता है उच्च प्रेरणिक तथा निम्न प्रतिरोधी होता है। और दूसरा रीजन ये है कि इनमें वायु जो शक्ति होती है जिसको हम एयर गैप बोलते हैं, इसके कारण मैग्नेटाइजिंग धारा अर्थात मैग्नेटाइजिंग करेंट का मान बहुत ही अधिक होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों? यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 3 फेजी प्रेरण मोटर में सामान्यतया, तो दोस्तों 3 फेजी प्रेरण मोटर में सामान्यतः स्टेटर में नियमित घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा में रोटर घूमता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों वीडियो को स्टॉप करके आप सारे ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए रहते हैं इसी से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो आप वीडियो को स्टॉप करके सारे ऑप्शनों को पढ़ लिया कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर निम्न मान का किस कारण से होता है। तो दोस्तों इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होता है निम्न मान का रोटर लीकेज रिएक्टेंस, स्टेटर रिएक्टेंस तथा मैग्नेटाइज फ्लक्स पैदा करने के लिए आवश्यक होता है, जो कि रिएक्टिव लैगिंग मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण ये होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा और सी अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक 3 फेज प्रेरण मोटर का संचालन स्लिप यदि एस होता है, यदि 2 आपूर्ति तारों का आदान प्रदान होता है तो वर्तमान में स्लिप होगा। तो उस समय वर्तमान में दोस्तों यहाँ पर 2-s हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक 3 फेज प्रेरण मोटर जो स्लिप होता है अर्थात एस होता है, ये पर चल रहा है। यदि 2 आपूर्ति तारों को आपस में परिवर्तित करते हैं तो उस पल में ये स्लिप जो होता है 2 यहाँ पर एस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण के लिए 3 कला फेज प्रेरण मोटर का सबसे उपयुक्त प्रकार है। तो दोस्तों उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण, ठीक है, उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण के लिए स्लिप रिंग जो होता है प्रारूपी प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रेरण मोटर का प्रारंभिक जो बल आघूर्ण होता है ये प्रतिरोध R2 पर निर्भर करता है, अर्थात TA R2 जो होता है ये स्लिप रिंग मोटर के रोटर पे प्रतिरोध अधिक होने के कारण उसका जो प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है वो भी आपका अधिक हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अर्थात स्लिप रिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रेरणी मोटर ऐसी शक्ति उत्पन्न कर सकती है यदि इसे अधिक विसर्पी मान का घुमाया जाए या घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिकूल दिशा में घुमाया जाए या उसे शून्य विसर्पी पर घुमाया जाए या प्रत्यावर्तक के समांतर में जोड़ा जाए। तो दोस्तों मोटर देखिए प्रेरण मोटर ऐसी शक्ति उत्पन्न कर सकती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यदि इसे घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकूल दिशा में अर्थात विपरीत दिशा में घुमाया जाए तब। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिकूल दिशा में घुमाया जाए तब। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन स्टेटर वोल्टेज विधि द्वारा गति को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों स्टेटर वोल्टेज विधि द्वारा जो गति होता है इसके द्वारा हम गति आपूर्ति जो होता है वोल्टेज बदल कर नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी अर्थात आपूर्ति वोल्टेज बदल कर क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक AC सप्लाई की कलाओं की संख्या होगी या होती है। तो दोस्तों
चुंबकीय जो होता है, जो घूर्णीय चुंबकीय होता है, क्षेत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो एसी सप्लाई होता है, इसकी कलाओं की जो संख्या होती है 2 या 3 होती है। इनमें 3 कला सप्लाई के लिए प्रत्येक में 120 कोण पर होता है और 2 कला सप्लाई फेज के लिए 90 अंश का कोण होता है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी अर्थात 3 और 2। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि परस्पर 120 अंश पर विस्थापित कुंडलियों में एक ही फेज की सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो दोस्तों देखिए, परस्पर मतलब आपस में कह रहा है 120 अंश पर, तो परस्पर 120 अंश पर विस्थापित चुंबकीय जो त्रिकलीय कुंडलियों में प्रत्येक फेज है पर एक ही फेज सप्लाई देने पर घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इससे प्राप्त परिणामी जो फ्लक्स का मान होता है आपका 1.5, ठीक है, ये आपका 5m होता है। ठीक है, और इसमें हम कह सकते हैं कि RYB होता है, जो कि एक फेज में सप्लाई 3 कुंडलियों को प्रदान की जाती है। ये सभी को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अर्थात घूर्णीय। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 120 अंश पर विस्थापित कुंडलियों में 3 फेज सप्लाई देने पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन आपका हो गया है कि 3 फेज पर विस्थापित आपका जो कुंडलियों में 3 फेज सप्लाई होता है, ये आपका RYB होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि तुल्यकालिक गति एवं वास्तविक गति का अंतर होता है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि तुल्यकालिक गति एवं वास्तविक गति का अंतर क्या होता है। तो दोस्तों तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति का जो अंतर होता है वो आपका कहलाता है स्लिप। क्या कहलाता है? स्लिप कहलाता है, जो कि सूत्र को से हम इसको डिनोट करते हैं, S बराबर आपका होता है N2 माइनस N1 होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रेरण मोटर फ्रेम किस धातु का बनाया जाता है। तो जो प्रेरण मोटर का जो फ्रेम होता है वो किसका बना होता है दोस्तों? तो प्रेरण मोटर का जो फ्रेम होता है ढलवा लोहा। किसका बना होता है? ढलवा लोहा का बना होता है, जिसके स्टील ग्रेन बहुत ही समीप होते हैं, उसका बना होता है। तो प्रेरण मोटर में फ्रेम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है स्टेटर क्रोड को क्या करना? धारण करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, ढलवा लोहा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रेरण मोटर की कुंडली हेतु स्टेटर किस धातु का बनाया जाता है? कार्बन का या स्टेनलेस स्टील का या सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का या ताम्र लेमिनेशन का? तो दोस्तों देखिए, जो प्रेरण मोटर की जो कुंडली होती है ये आपकी स्टेटर सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन की पत्तियाँ जो होती है ये आपकी बनी होती है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन स्टील की चुंबकशीलता होती है उच्च होती है और जो आपका शैथिल्य होता है इसकी हानि कम होती है, और जिस कारण से प्रेरण मोटर स्टेटर द्वारा आसानी से फ्लक्स उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अर्थात सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन, अर्थात क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन रोटर शाफ्ट की धातु होती है, जो रोटर शाफ्ट होता है वो किस धातु की होती है? ढलवा लोहा की या माइल्ड स्टील की या हाई स्पीड स्टील की या सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन की? तो दोस्तों रोटर जो शाफ्ट होता है ये माइल्ड स्टील धातु की बनी होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछता है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? जो मोटर के जो समस्त घुड़ी भाग होते हैं उसमें धारण करने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है इसको। तो यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण समानुपाती है। किसके समानुपाती है? यहाँ पर दिया गया ई वोल्टेज सप्लाई के या E2 के या 1/E² के या √E के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका ITI लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये टेक्निकल एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो प्रेरण मोटर का आरंभिक बलाघूर्ण का जो मान होता है सप्लाई वोल्टेज के वर्ग किस समानुपाती होता है? क्योंकि दोस्तों इसका जो सूत्र होता है T बराबर होता है आपका SE2² R2/R² 2 प्लस SX2, ये आपका x रहेगा, ये आपका स्क्वायर हो जाता है, जो कि यहाँ पर शॉर्ट में इसको हम जानते हैं T से। यहाँ पर T आपका होता है TST प्रोपोर्शनल टू E
स्क्वायर 2 ये आपका निकल के आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, ई स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको इस तरह के क्वेश्चन पसंद आते होंगे। पसंद आते हुए वीडियो पर लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको हार्ड क्वेश्चन दिया जाए।